वेलकम बैक फ्रेंड्स। टुडे विल टॉक अबाउट कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज हम चार कंपनीज की क्विक एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। सेकंड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप न्यूज के बेसिस पे या हर्ड मेंटालिटी के बेसिस पर या टिप्स के बेसिस पे अपने पैसे को निवेश करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले, एज अ सीक्वेंस, विल फॉलो विल टॉक अबाउट सर्टेन न्यूज फैक्टर्स जो आपके वाकई में इन्वेस्टिंग डिसीजंस को काफी तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक ओएनजीसी के शेयर प्राइसेस में 3% का इजाफा आया। क्यों? क्योंकि इजराइल एंड ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द शेयर प्राइसेस आर अप बाय 3%. इज दिस रियली अ केस? Let's decode this today in the session. Next, like because of this conflict, Indian refiners are looking for alternative routes for fuel supply, and definitely this is having an impact on the fuel acquisition part. Next, there are certain recommendations from certain agencies like, okay, let's go and buy this stock. So, are we really looking into the fundamentals and technicals before buying any stock, or we are simply buying for the sake of buying because there is a news from some agency, there is a tip around that stock? So let's decode this right away. चलते हैं हम कि ये बात तो क्लियर है कि ईरान और इजराइल की जो टेंशन से क्रूड प्राइसेस को लेकर एक रैली देखने को आई है, और उसी के चलते ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज को बेनिफिट हुआ है। बट आईओसीएल, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल को काफी सारा प्रेशर झेलना पड़ गया है, और इसी के चलते इन्वेंट्री गेन्स, रिफाइनिंग मार्जिन को लेकर भी काफी बातचीत है, बीपीसीएल को लेकर, आईओसीएल को लेकर एंड सो ऑन। चलते हैं, डिकोड करते हैं एग्जैक्टली कि वाकई में क्या चल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि जो कि क्रूड ऑयल जो कि क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1,36,000 करोड़। Now, before getting into any of these ratios, let's look into the profit and loss statement. The profit and loss statement shows the sales number, which clearly reflect here the sales number 4,73,000 से 4,48,000, और आज की तारीख में 4,40,000 करोड़ के आसपास है। ये नंबर जहां मार्च 23 से 24 के कंपैरिजन में बढ़ा है, वहीं मार्च 2025 में घटा है। And with this, when we look to the operating profits or the margin of the company, you will get surprised कि जहां 4 times ग्रोथ हुआ था मार्च 23 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 44,000, वही घट के ऑलमोस्ट 25,000 पर आ गया है। अब इसकी क्या वजह है? कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है? अगर हाँ, तो कंपनी आरओई कैसे इस इंक्रीज करेगी, कैसे एलिवेट करेगी, कैसे अपनी इफिशिएंसी बढ़ाएगी ताकि उसकी आरओई इंप्रूव हो। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, और वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट is drastically changing and is touching various ups and downs, like 2,100 crore in March 2023. The same got spiked to 26,000 crores, and then it fall down and it reached the level of 13,300 crores. So as an investor हम देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पर fluctuation है in the stock price, in the net profit of the company, and because of that the EPS is poor. जहां 26 का ईपीएस था, लुढ़क के 4 पे आ गया, 4 से 61 पे पहुंच गया, और उसके बाद से 30 पे आ गया। मतलब यहाँ हम स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी देख ही नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। कंपनी की बैलेंस शीट में एक नंबर जो काफी स्ट्रांग दिख रहा है वो है रिजर्व्स का नंबर, और उसी के चलते चलते
51,000, 73,000 एंड 77,000 के रिजर्व्स हैं लास्ट 3 इयर्स के नंबर्स, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस इंप्रूव हुए हैं, बट एज कम्पेयर टू मार्च 2024 हम कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं देखते हैं। विद दिस कंपनी की बोरोइंग्स की बात की जाए तो कंपनी बहुत एग्रेसिवली अपनी बोरोइंग्स को मेंटेन करे हुए, देखें 69,000 की बोरोइंग जो ऑलमोस्ट उसके रिजर्व से भी ज्यादा थी इन मार्च 2023, which shows that the company is using leverage aggressively. अब जब कंपनी इतना एग्रेसिवली लीवरेज यूज करेगी तो कंपनी के आरओई पे इम्पैक्ट होना ही होना है। दिस इज द हाफ पिक्चर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के रेशियोज क्या कहते हैं। कंपनी के रेशियोज बोलते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16%। सो मात्र 1% का डिफरेंस हो रहा है, डेट एम्प्लॉय करें या इक्विटी एम्प्लॉय करें। यहाँ पे कंपनी को वाकई में अपनी रणनीति बदलने की जरूरत लगती है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.75 times, which is less than 1. So the company can think over that. And with this, when we talk about the investors' portfolio, investors holding 52% holding promoters की constant है, DII और FII की holdings almost यहाँ पर 36% के around ही दिखती है। Now, with this, let's get into the technical part of this company, and let me tell you one thing very clearly कि हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्विट कर जाएं, बिकॉज कई बार क्या होता है कुछ चीज सीखने के लिए यू हैव टू गिव टाइम, राइट? And when I'm bringing this up for you, and I think that you're going to get great value out of this. So let's complete this video. BPCL की स्टॉक प्राइसेस, BPCL की स्टॉक प्राइसेस के अंदर आप देखेंगे, सॉरी, ओके, सो बीपीएससीएल की स्टॉक प्राइसेस हम चलते हैं सबसे पहले तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि स्टॉक प्राइसेस में एग्जैक्टली हुआ क्या है। कंपनी की स्टॉक प्राइसेस 2024 सितंबर से मार्च महीने के दौरान ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हो गई। अब इसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ स्टॉक में रिकवरी आई है, बट मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बहुत क्लियरली हमें पिक्चर दिख रही है कि एक एग्रेसिव सेलिंग थी, उसके बाद में रिकवरी स्टार्ट हुई और आज प्राइस 313 के लेवल पर है, जो कि मिड पॉइंट है इन दोनों के बीच का। अब क्या हमें करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहिए, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। द आंसर इज नॉट एट ऑल। तो हमें कहाँ बाय करना चाहिए? हमें बाय करना चाहिए समझ के कहाँ पर एग्जैक्टली कंपनी की स्टॉक को लेकर पेंडिंग ऑर्डर्स है। इस लेवल पर हमें कोई डिमांड जोन नहीं दिखता। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो कंप्लीट कंसोलिडेशन आज हमें दिख रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट द ट्रेंड इज साइडवेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपनी, विच इज ONGC। ONGC के बारे में बात की जाए तो दिस इज द कंपनी विच इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल and natural gas company, contributing 71% to Indian domestic production. The company has an excellent market capitalization of 3,16,000 crores. And with this, the company has a return on capital employed of around 12% and 10%. And company का debt equity ratio 0.55 times है। Now you can quickly compare with the previous company जहाँ capital employed and return on equity कितना था, and is compared to the same जहाँ debt on equity ratio 0.75 था, यहीं इस कंपनी का 0.55 times है। बहुत ही ईजी तरीका है कि आप कंपनी के peers में यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं that how the company is doing as compared to its peers. Now, let's get into the profit and loss statement. The profit and loss statement clearly reflects that the sales number for the last 3 to 4 years are fluctuating. 491, then 632, then 591, followed by 663. And with this, the operating profit margin is around 16 to 12% range bound. और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसी के चलते कंपनी के स्टॉक का ईपीएस 36, 28, 39 और 28 वो भी रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट को देखा जाए, बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी के रिजर्व्स नंबर काफी स्ट्रांग है, बट हम ये नहीं भूल सकते कि रिजर्व्स नंबर स्ट्रांग होना काफी नहीं होता। कंपनी उतना ही एग्रेसिवली बोरो भी कर रही है और जिससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। नाउ
let's look into the next aspect, that is the fixed assets of the company. Here is a good sign that company अपने fixed assets में proactively invest कर रही है. कंपनी के प्रोडक्शन के एक्सपेंशन के ग्रोथ के प्लान्स काफी क्लियरली यहाँ पर विजिबल हैं. अगर हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि वॉट एवर कैश द कंपनी इज जनरेटिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो कंपनी aggressively investing activities और financing activities में use कर रही है from last 3, 4, 5 years. Every year the company has a cash imbalance, I can say in this case. And with this, we are very clear that still the company has to do a lot when it comes to the consistency in terms of its return, in terms of its sales revenue, scalability, and so on. So the company has a very poor ROE and the company has poor sales growth number, which we can easily see here. It's time now to get into ONGC stock ka share prices ka chart, and let's open it right away. So ONGC का स्टॉक प्राइस का चार्ट हमें क्या बताता है? बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम इस स्टॉक को देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 8 मंथ्स में 40% का करेक्शन हुआ है. अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 40% अगर ये स्टॉक डाउन हो गया है तो क्या और नीचे आ सकता है? आपको क्या लगता है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट इस लेवल पर था और आज कंपनी की स्टॉक प्राइसेस यहाँ आ गई है. बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन में कंपनी के स्टॉक प्राइस ने अभी एंट्री ली है. बट एंट्री लेना काफी नहीं होता, हमें कंफर्मेशन चाहिए कि वाकई में यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप हो गए हैं. मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 3 से 4 महीने में. वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो आप बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड अभी साइडवेज है, विच शोज दैट you still need to wait in this stock to identify what would be the current, what would be the right point to enter. And it's time to talk about the third stock, that is the Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited के बारे में बात करें तो this is the Maharatna company controlled by Government of India and has the leadership position in oil and refining sector of India. The company has a market capitalization of 1,95,000 crores and the return on capital employed and return on equity is around 7 to 6%. अब जब ऐसे आप किसी कंपनी को देखते हो कंफ्यूज हो जाते हो, what is the solution? The solution is to check the peers. What is that? So peer comparison अगर करें तो इन कंपनीज के P, इन कंपनी की ROE, इन कंपनी का ROC, everything is getting compared with the median of the particular sector. It shows very clearly in case of IOC that P is industry P is 28, but company ka P around 16 hai. But still there are not great indications to buy the stock at the current market price क्योंकि हमें उस स्टॉक की कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस समझनी होगी. अगर कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो कंपनी का ROC और ROE इंडस्ट्री एवरेज से लो है. बट एक बात अच्छी है कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिसेंट है, राइट? एंड with this, let's look into the profit and loss statement of the company. Profit and loss statement shows very clearly that the sales number are fluctuating. Let's have a look for last 4 years, 5 years. 363, 589, 841, 776 and 758. Now, जब कंपनी के सेल्स नंबर में इजाफा हो रहा है तो उतना ही अच्छा इजाफा कंपनी के प्रॉफिट्स में होना चाहिए, बट इस कंपनी के केस में ऐसा नहीं हुआ. 47,000, 30,000, 75,000 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी एकदम से 35,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई. क्या हुआ एग्जैक्टली जिस कारण कंपनी को इतना बड़ा ओपेक्स हुआ, जिससे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 50% के लगभग स्लिप हो गए? ओके, सो दैट नीड्स टू बी आंसर्ड.
नाउ कंपनी का ईपीएस देखें तो कंपनी का ईपीएस बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है और आई एम वेरी अपसेट विद दिस। सी 15 से 17, 17 से 6, 6 से एकदम जंप मार के 30 और 30 से एकदम लुढ़क के 9। So what are the reasons why this EPS is behaving in this way? This needs to be decoded, don't you think so? Now let's talk about the balance sheet of the company, which shows very clearly that the reserves are strong, year on year basis increasing from 125,000 CR 169,000 to 172. But with this, you can't ignore कि कंपनी की बोरोइंग्स भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है। कंपनी का फाइनेंशियल लीवरेज हाई है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी की आरओई पर आना ही आना है। Another important aspect is again the fixed assets, which we can see here are increasing year on year basis. Similarly, the cash flow statement again here is very clearly reflecting that company जो भी कैश बनाती है अपने बिजनेस ऑपरेशन से उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत ही शानदार तरीके से यूज कर रही है और थोड़ा बहुत डेफिसिट यहाँ कैश का हो जाता है। With regard to the investors, promoter की holding almost 51% fixed है। Now it's time to get into the chart of the third company, that is IOC। अब क्या बताता है ये चार्ट, चलिए बात करते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखें तो इस स्टॉक के प्राइसेस में भी लगभग इसी तरह के मूवमेंट्स हम यहाँ देख पाते हैं। 196 के लेवल से ऑलमोस्ट 43% का करेक्शन और प्राइस में एक रीसेंट रिकवरी हम देखते हैं। I'll keep asking the same question to you. Will you buy on the current market price? And as the learners from Pro Capitalist team, I believe that you will start saying now that no, I will not buy at the current market price unless I do my own research. So एक बात तो बहुत क्लियर है कि कंपनी अपने सप्लाई जोन से टच करके क्वार्टरली टाइम फ्रेम से नीचे आई है, बट अभी भी उसको क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं मिला है जो कि काफी दूर है। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी हम देख पाएंगे कंपनी के स्टॉक में अग्रेसिव सेलिंग हुई है और शानदार रिकवरी यहाँ पर नहीं हुई है। मतलब अभी भी इस स्टॉक के अंदर जितनी तेजी से प्राइस बढ़ी थी उतनी तेजी से यहाँ पर उसे संभलने के लिए टाइम लगेगा। And with this, let's get into the third company, which is Hindustan Petroleum Corporation Limited. अगर इस कंपनी के बारे में बात करें, अभी तक हमने जो 3 कंपनीज कंपेयर करी है, उसमें सबसे कम मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी कंपनी का है। बट कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 13% है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी हायर साइड पे है, मतलब यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल लीवरेज को एग्रेसिवली यूज कर रही है। और अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इस डेट इक्विटी रेशियो को यूज करने से है तो कंपनी अच्छा खासा जोखिम बेयर कर रही है विथ रिगार्ड टू द रिटर्न ऑन द इक्विटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी इज अगेन in the business of refining of crude oil and do market certain petroleum products. Now, let's get started with the profit and loss statement of the company. Profit and loss statement, all the numbers are in crores. And let's have a look on the sales number. Last 3 years के numbers range bound है. 440 crores to 433 and again now 434 crores. And with this we can see the operating margin has improved from March 2023 in the year March 2024, but again there is a dip. There is I can say a steep fall. And with this, we can see the impact, we can see clearly on the EPS of the company's stock. जहां EPS नेगेटिव था मार्च 2023 में, वहीं संभल कर बहुत ही शानदार तरीके से यूटर्न मारते हुए 75 पर पहुंचा। बट अगले ही साल दैट इज मार्च 2025 में EPS is around 32. And with this, it becomes essential for us to look into the balance sheet of the company. कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स के नंबर ऑलमोस्ट 30,000 क्रोस से 45,000 से 49,000 बता रहे हैं, मतलब ग्रो हुए हैं। बट वी कांट मिस ऑन द नंबर ऑफ बोरोइंग्स।
Just look this number. March 2022, 48,000 crore से 70,000 crore और ऑलमोस्ट आज की तारीख में 70,000 crore। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियल लीवरेज को बहुत ही एग्रेसिवली यूज कर रही है। तो आपको सचेत होना तो बनता है। Now, when we talk about the next element, that is the cash flow statement, again, वही सेम स्टोरी। कंपनी जो भी बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट कर रही है, उस कैश को एग्रेसिवली यूज कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्वेश्चन ये बनता है कि कंपनी बोरोइंग्स का यूज कहाँ कर रही है, कि अगर उसको कैश जो उसने बिजनेस ऑपरेशन से कमाया है वो भी इन्वेस्टमेंट में अगर यूज करना है, तो बोरोइंग से रिलेटेड कैश कहाँ जा रहा है। And with this, it becomes important to understand कि peers क्या कहते हैं. So, Hind Petrol के peers, here we go. इंडस्ट्री पी और कंपनी के पी में अच्छा खासा डिफरेंस है। क्यों है? रीजन बहुत सिंपल है। कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, कंपनी की स्केलेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा इम्प्रेसिव है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द aggressive use of financial leverage, right? And with this, let's get into the technicals of the stock. And here we go. So, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है कि स्टॉक की प्राइसेस में क्या चला। सो अगेन हम देखें सितंबर 2024 से 5 महीनों में ऑलमोस्ट 38% का करेक्शन आया। मतलब चारों स्टॉक के अंदर 38 to 40% का करेक्शन आया। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली शायद सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था। और जब हम आज इस लेवल पे प्राइस को देखते हैं, तो प्राइस अपने डिमांड जोन और अपने सप्लाई जोन के बीच में है। करंट मार्केट प्राइस पे हमें कभी भी एंट्री नहीं लेनी। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कंपनी के अंदर क्या कोई डिमांड जोन बने हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ प्राइस काफी एग्रेशन के साथ में नीचे आई, ऑलमोस्ट 38%। और एक रिकवरी भी हम यहाँ देख सकते हैं मंथली लेवल। बट अगर हम वीकली लेवल पर देखें तो प्राइस आज रेंज बाउंड है। एक बात बहुत क्लियर है कि स्टॉक की डिमांड किस लेवल पर बैठी हुई है। स्टॉक की डिमांड इस लेवल पर बैठी हुई है। स्टॉक में सेलिंग किस लेवल से आई थी? स्टॉक में सेलिंग लगभग इस लेवल से आई थी, राइट? और आज की तारीख में ये स्टॉक अपने सप्लाई जोन में पहुंच गया है विथ दिस रेड कैंडल, राइट? ऐसे में करंट मार्केट प्राइस पे कोई भी एक्शन नहीं बनता है। So I believe that you got complete clarity now that how to decode any stock with regard to their fundamentals and with regard to their technicals, right? So this stock again is in equilibrium, but still we can expect certain more corrections. Now, with this, I would like to wind up the session, the video for today. And I hope that you got a great clarity how to perform fundamental and technical analysis of any stock, right? So we covered the news, we covered the fundamentals, and we covered the technicals. Now, the question is how you are investing. Are you following herd mentality or news? Or you are really doing research before investing? अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्किल्स को, इन्वेस्टिंग स्किल्स को अपस्किल करना है, then I would recommend you do subscribe our channel ProCapitalist, where I share with you how to decode the financial health of any company. So see you soon in the next video. Do subscribe the channel ProCapitalist and take care.